Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 12 that is Beyond Earth. It is the 12th chapter from the class 6 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे वो मिस ना हो जाए। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। तो एक जगह के बारे में बताया हुआ है नुब्रा, जो कि लद्दाख में एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। An 11-year-old girl, Yangdol, and her twin brother Dorje live in one of the villages in this region. तो 11 साल की बच्ची है जिसका नाम है यांगडोल और इसका जुड़वा भाई है दोरजे। वो दोनों जो है यहाँ इस गांव, इस नुब्रा जगह के गांव में रहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो कि पहाड़ों के बीच में ये नुब्रा है और ये छोटा वाला कैमल, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट कैमल, नुब्रा इन लद्दाख, इंडिया। They love their surroundings, the majestic mountain peaks and the glaciers. उन्हें अपने आसपास का जो माहौल है, जो पर्यावरण है, फिर टोपोग्राफी है, जो समझ लीजिए वहाँ पे पहाड़ है, नदियां, इस तरह की चीजें, तो वो सब उनको बहुत ज्यादा पसंद है। देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजें, द मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स, ठीक है, मैजेस्टिक यानी जो सर पे ताज की तरह पहाड़ की चोटियां, एंड द ग्लेशियर्स, पहाड़ों से जो नदी निकल रही है वो। बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज lit up with thousands of stars। लेकिन उनका सबसे फेवरेट टाइम जो है वो है रात का समय में, जब पूरा आसमान है तारों से भरा हुआ रहता है। ओके, द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। और नुब्रा का जो मौसम है वो हमेशा एकदम अधिकतर समय जो है वो क्लाउडलेस ही रहता है, मतलब कि बादल बहुत कम छाए हुए रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि इमेज यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज द ओपन स्काई इन द नुब्रा रीजन, द ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख, इंडिया। तो ये बहुत ही डार्क लोकेशन है और ये नाइट स्काई का विजन है। तो मुझे देख रहे हो ऊपर में जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं सब तारे हैं, ऑल ऑफ दीज आर द स्टार्स, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है ओपन एरिया में, डार्क लोकेशन वाले ओपन एरिया में। फर्दर, विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन, ना वहां पे हवा भी नहीं ना के बराबर है और पॉल्यूशन भी एकदम ना के बराबर, लाइट मतलब बहुत कम। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। तो उस तरीके के माहौल में जो रात का अंधेरे में आकाश जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और बहुत अच्छे से दिखाई देता है। नाइट आफ्टर नाइट यांगडोल एंड डोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंसिव सेंस ऑफ ऑ। अब हर रोज जो है वो लोग रात के तारों को देखते हैं और उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। Growing up, Yangdol and Dorje have been hearing interesting stories about stars from the elders, from the elders। तो जैसे जैसे वो लोग बड़े होते थे तो बचपन से लेकर के बड़े तक में उन लोगों ने, यांगडोल और दोरजे दोनों ने, तो उन लोगों ने बहुत सारी ऐसे रोचक कहानियां सुनी थी अपने बड़ों से उस तारों के बारे में। ओके, अबाउट द स्टार्स। They have heard about some particular stars in the clear skies help the caravans passing through the Nubra in finding direction in the ancient days। तो उन्होंने ये सुना था कि ये खुले आसमान में जो तारे हैं इनकी मदद से पहले जमाने की जो लोग हैं वो लोग रास्ता खोजा करते थे पुराने जमाने में। They wonder how far away and how big the stars are। तो वो यांगडोल और दोरजे हैं तो ये सोचने में पड़ जाते थे कि कितनी दूर पे है ये तारे या फिर कितने बड़े भी हैं ये। They also enjoy trying to find some patterns among the stars that remind them of familiar objects। अब तारों में क्या है, उतना बड़ा ग्रुप में जो तारों का इतना सारा ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। बच्चों तुम लोग उसमें बहुत सारे ड्राइंग इमेजेस काइंड ऑफ पैटर्न बना सकते हो, तो अपने भी इमेजिनरी उसमें क्रिएटिविटी यूज करो, लेकिन कुछ साइंटिफिक पर्पस से जिन्हें कुछ पैटर्न्स को नाम दिया गया तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। Have you ever looked at the stars in the night sky and tried to connect them with imaginary lines? क्या तुमने कभी तारों को रात में देखा है और उनको इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करने का कोशिश किया? Just like dots and lines in the drawing, जैसे ड्राइंग के पेपर में डॉट्स दिए हुए रहते हैं तो उनको कनेक्ट करना रहता है, तो उस तरीके से क्या तुमने कभी तारों को कनेक्ट करने का कोशिश किया है? तो बच्चे यही जो मैंने कहा था अभी, तो उसको हम लोग जानेंगे अब। लेट अस ड्रॉ, एक एक्टिविटी किया जा रहा है यहाँ पे। फिगर 12.2 shows bright stars in one part of the night sky। तो ये जो इमेज है 12.2 का, तो इसमें बहुत सारे ब्राइट स्टार्स दिखाए गए हैं रात के अंधेरे के आसमान में। Look at it carefully and try to imagine a pattern formed by a group of stars। इसको ध्यान से देखो और कुछ पैटर्न बनाने का कोशिश करो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स से बन रहे हैं। Draw lines to connect the stars and mark the pattern। तो अब लाइन की मदद से स्टार्स को जोड़ो और फिर पैटर्न भी बनाओ। Think of an animal or an object that is similar to the pattern drawn by you। तो अब ये जो स्टार्स है बच्चों देख रहे हो, तो इनको अपने से ड्रॉ करना, अपने से इसको प्रैक्टिस करना, नहीं तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं जिसके बारे में लोग आगे जानेंगे चैप्टर में। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न, और इसका जो भी तुम ड्रॉ करोगे, जो भी डॉट्स को जोड़ करके अगर कुछ पैटर्न बन रहा है तो उसका नाम भी लिखने की कोशिश करना कि क्या तुमने इमेजिन किया था। फर्दर,
रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स। ठीक है, तो अलग अलग तारों पे इसको अलग अलग ट्राई करना। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। उस पैटर्न से लेकर के, ठीक है, मान लो किसी पैटर्न में अगर आपको लायन का इमेज दिख रहा है तो उस लायन से लेकर कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करो, उस आसमान के हेल्प लेकर के, लाइक अ लायन इन द स्पेस एडवेंचर। कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। अब आपने जो पैटर्न बनाया है तो उसको अपने दोस्तों के पैटर्न से भी कंपेयर करो। कट इट। ठीक, अब तुमने जो पैटर्न बनाया है उसको अपने दोस्तों के पैटर्न से भी कंपेयर करो। आर द पैटर्न सेम ऑफ योर और डिफरेंट? क्या तुमने जो पैटर्न बनाया है बच्चों वो तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ पैटर्न सेम भी है या फिर सब अलग ही है? नैरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। तो अपना कहानी उन्हें भी सुनो और उन्होंने भी अगर कोई कहानी क्रिएट किया तो उनका भी सुनो कि क्या बनाया उन्होंने। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न्स, नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट? इज इट नॉट फन? तुमने ध्यान दिया कि सबका स्टोरी पैटर्न, और जरूरी नहीं है सबका अलग भी हो, कांट से आज के समय में सबका इमेजिनरी एक भी हो सकता है बच्चों। कॉपी नहीं करना, ठीक है, अपना अलग अलग ही बनाना, पर कॉपी नहीं करना। नाउ द पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू रीड इज स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। ओके, स्टार्स मतलब तारे, और उन तारों के ग्रुप से अगर कुछ पैटर्न बनता है जिसको हम लोग नाम एक्चुअल में रखा जा सकता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स। रात में जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारे तारे दिखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ स्टार्स जो है वो कुछ ज्यादा चमकते हैं और कुछ जो है वो बहुत कम चमकते हैं, अदर्स आर डिम। सम स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। जो तारे हैं वो अपनी लाइट से चमकते हैं। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स व्हिच आर लाइक शेप्स ऑफ फेमिलियर थिंग्स। कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो पैटर्न्स बनाते हैं जो किसी सिमिलर थिंग से, जाने पहचाने चीज से मिलता भी है उनका पैटर्न। Long ago, when watching the stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors. ये लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले की बात है, जब तारों को देखना खुले आसमान के नीचे में एक फेवरेट पार्ट टाइम था। जैसे अभी के समय में तुम लोग क्या मोबाइल में घुसे हुए रहते होगे, क्या देखते होगे पढ़ाई का कंटेंट के अलावा भी, तो उस समय के समय में जब मोबाइल नहीं था या फिर जो काइंड ऑफ जब ज्यादा मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं थे तो एक पास टाइम था तारों को भी देखना। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार्स पैटर्न्स विद एनिमल्स। और ये इन पैटर्न्स में एनिमल्स के इन तारों के पैटर्न्स में एनिमल्स को खोजा करते थे। थिंग्स और कैरेक्टर्स इन स्टोरीज, और फिर चीजों के बारे में या फिर किसी कैरेक्टर को बनाना है तो इसको इन तारों से कनेक्ट किया करते थे। मेनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टोरीज के हिसाब से तो उन पैटर्न्स का अपना हिसाब से नाम दिया है। These imaginary shapes help them in recognizing the stars in the sky. और इस imaginary shapes की मदद से जब अगली बार वो उस पैटर्न को देखा करते थे तो they were easy to remember कि हाँ this pattern has been visible to them earlier. ये पैटर्न जो उनको पहले भी नजर आ चुका है। Okay, here something is being said by the young doll. Do we find patterns among the stars just for fun or is there some use of these patterns? क्या इन पैटर्न्स को हम लोग जैसे फन के पर्पस से देखते थे या फिर कुछ यूज भी था? So here it is. पैटर्न यूज ये था कि उसकी मदद से हम लोग रास्ता, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हेल्प मिलता था फाइंड आउट करने में। क्योंकि तारों का पोजीशन तुम देखोगे बच्चों आसमान में तो जो पैटर्न तुमको एक जगह दिखाई जरूरी नहीं कि अगले दिन भी तुमको वो पैटर्न उसी जगह पे दिखे। तो इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प मिला करता था। फर्दर, recognizing the stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. ठीक है, तो तारों को पहचानना और उसके पैटर्न्स को अच्छे तरीके से याद भी रखना, तो इससे नेविगेशन, आने जाने में, किसी भी जगह पे आने जाने में सहूलियत हुआ करता था पुराने समय में। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो अभी के समय में जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जैसे रडार हो गया, सेंसर्स हो गया, इसके अलावा जो भी पहले, इससे पहले भी जो कंपास बने थे तो उनसे उनसे बहुत पहले की बात है कि जब तारों का मदद लिया जाता था नेविगेशन के लिए। इट हेल्प पीपल particularly sailors and travelers in finding directions at sea or on land. ओके, खास करके नाविकों को और समुद्र में तैराकी करने वालों को जो समुद्र में जाते थे या फिर बहुत दूर दूर की सफर किया करते थे जमीन के रास्ते से। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। और तारों को यस इट इज स्टिल यूज्ड एज अ बैकअप मेथड इमरजेंसी के केस में। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो पहले के समय में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हुआ करते थे, जो पैटर्न बनाते थे, उन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता था। Currently, the regions of sky which include these group of stars are defined as constellations. तो अभी के समय में वो रीजन जहां पे ये ग्रुप ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं, जैसे रीजन कहने का मतलब कि मान लो कि आपके हर लोकेशन का एक नाम होता है जैसे बच्चों, और उस लोकेशन में घर बने होते हैं, तो समझ लीजिए कि उस लोकेशन में जो पैटर्न बना हुआ है तो उस तरीके से जो लोकेशन है स्काई में जहां पे वो कंस्टेलेशन पहले के समय में जो पैटर्न हुआ करता था, जो पैटर्न बना हुआ है, तो उस लोकेशन को अब कंस्टेलेशन कहा जाता है। However, since in constellations the patterns of star are often the most prominent, तो constellation के लिए जो patterns of star का जो definition था पहले वो अभी भी most prominent है, बहुत ही genuine माना जाता है।
The term constellation is still commonly used for these group of stars, and you can also write it as कि अगर constellations क्वेश्चन में पूछा जाता है, you can write it as the group of stars which makes a pattern of any animal, object or character. Further, more to know कुछ interesting fact है यहाँ पे. Since different cultures denoted the constellations boundaries in different ways. तो अलग अलग cultures मतलब अलग अलग country के जो भी cultures follow किया करते थे, उन लोगों ने अपना अपना boundary बनाया, अलग अलग constellation सबको अपना अपना pattern देखा आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो भी अपना स्काई नाइट स्काई में जो तारों का ग्रुप बनाया है, जरूरी नहीं कि सारा दोस्तों का सेम ही रहा होगा, बहुत दोस्तों का अलग रहेगा, ठीक है, बहुत दोस्तों का 95 से 70% होंगे जिनका अलग होगा, और कुछ नहीं तो चीटिंग भी किया होगा, तो उस तरीके से मैं कह रहा हूँ. An internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union. और ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों चीटिंग कहने का मतलब कि देखा तो जरूर होगा कि मेरा दोस्त क्या बना रहा है, उस हिसाब से कॉपी कर लेंगे, वो कहने का मतलब. फर्दर, अब इंटरनेशनली पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी कॉन्स्टेलेशन के बाउंड्रीज है, इसको अपनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा. इन द अर्ली 20th century 88 constellations were officially listed. तो 20th century में 88 constellations जो है मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पैटर्न बनाते थे वो ऑफिशियली लिस्टेड थे. thus dividing the entire sky into 88 regions, जिससे जो है पूरा रात का आसमान जो हुआ करता था वो 88 रीजन में बटा. These regions of sky are now defined as constellations, और इन regions को अब constellations कहा जाता है. Further, some constellations are shown in the figure 12.3. तो आगे फिगर में देखेंगे बच्चों हम लोग कुछ constellations को. The stars are joined by imaginary lines drawn for easy identification. तो आसमान में जो stars होते हैं, जो तारे हैं, उन्हीं को imaginary line से डॉट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. जैसे हम लोगों ने लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ में पढ़ा था, इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दो तरीके से. दूसरे तरीके स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया जाता है उनको इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए. कैसा आइडेंटिफिकेशन आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे. The constellation Orion is often represented as a hunter. तो एक constellation का नाम दिया हुआ है Orion. It is the name of a constellation जिसे एक hunter के रूप में देखा जाता है. hunter यानी शिकारी के रूप में. There are 3 stars in the middle. तो Orion के रिगार्डिंग में चलो बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम जो फिगर दिया हुआ है 12.3 है Orion. इसमें बीच में 3 स्टार दिए हुए हैं. It is you can see it is like a bow, और यहाँ पे लग रहा है कि जिसने एरो खींचा हुआ है. Okay, 3 stars in the middle which represent the belt of the hunter. तो ये 3 स्टार हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बेल्ट. ये इसको ओरायन का जो बेल्ट रिप्रेजेंट करता है. Some people imagine that the hunter Orion followed by his dog constellation or Canis Major. और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि ओरायन के बगल में ये कॉन्स्टेलेशन है जिसे कहा जाता है कैनिस मेजर. तो ये इस ओरायन का यानी हंटर का कुत्ता है. यहाँ जो सीरियस लिखा हुआ है बच्चों, ये चमकने वाला तारा का नाम है, ठीक है, ये इस तारा का नाम है, इस पैटर्न का नाम है कैनिस मेजर. ओके. That the hunter Orion followed by his dog constellation Canis Major is battling a bull constellation Taurus. तो ये एक Taurus bull से लड़ रहा है. You can see here this constellation has been named as the Taurus. Canis Major contains a star. Canis Major में एक तारा है जिसे Sirius कहा जाता है, which is the brightest star in the night sky. So here is the Sirius which is found in the constellation named Canis Major. तो बच्चों यहाँ इमेज में देख सकते हैं छोटे छोटे जो रीजन बटे हुए हैं. अब इस रीजन को कहा जाने लगा है कॉन्स्टेलेशन. पहले क्या था अर्ली टाइम्स में, इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को. तो अब के समय में इन रीजन्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट. ओके, अब इन रीजन्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस. तो ये जो रीजन्स बटे हुए तो इस तरीके से, पहले ये ग्रुप ऑफ पैटर्न्स में, लेकिन अभी के समय में आप लोग अगर ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अ पैटर्न लिखोगे तो वो भी सही रहेगा. फर्दर, in Indian astronomy the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars. भारत का जो अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, पंडित लोग जो करते हैं, तो उसको नक्षत्र के रूप में कहा जाता है. मतलब जो पैटर्न्स दिखते हैं तो इसको ये लोग नक्षत्र के रूप में मानते हैं. सच एज आर्द्र, a star called Betelgeuse in the Orion constellation. तो ये नाम दिया होगा है, इट इज आर्द्र, ठीक है. ये जो ओरायन कंस्टेलेशन में हम लोग इसे हंटर कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टार है, इसका नाम दिया हुआ आर्द्र. Further, and Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation. और इसमें एक तारा है कृतिका टॉरस रीजन में, ये है इट इज. ये कॉन्स्टेलेशन टॉरस के पास वाला जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, देख रहे हो सिर्फ डॉटेड डॉटेड लाइक डस्ट पार्टिकल्स है, तो इसका नाम दिया इन्होंने कृतिका. तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र विद्या कह सकते हैं इसको. यस. Aldebaran, a star in the constellation Taurus is known as रोहिणी. ठीक है, तो अल्डेबारन एक तारा है टॉरस में, तो उसे कहा जाता है रोहिणी. तो अभी देखो आप लोगों ने इंग्लिश में जो कॉन्स्टेलेशन टर्म्स है उसमें बस सीरीज के बारे में जिक्र है, लेकिन इंडियन एस्ट्रोनॉमी में अलग अलग जो कॉन्स्टेलेशन है उनमें भी सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स के भी नाम मेंशन किए हुए हैं. फर्दर, 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ अ स्टार. ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स मतलब कि एक जैसे दिखने वाले भी लेकिन अलग अलग. द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर. तो वो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है बच्चों इन दोनों डिपर का.
ठीक है। बिग डीपर एंड लिटिल डीपर, देख लो दोनों एक जैसा दिख रहा है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन दिखने में एक ही जैसा है और रोटेट कर दिया गया जैसा है। Further, as shown in the figure 12.4, the pole star or Polaris, which is part of the Little Dipper, is also shown. तो जो पोल स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई है, ठीक है। अंधेरे के समय में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा जो है ये पोल स्टार होता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ लिटिल डिपर, ये छोटे डिपर कहने वाला कि लिटिल डिपर जो कॉन्स्टेलेशन है उसका ये हिस्सा है। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेशनरी रहता है, विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये पोल स्टार की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत आसान होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बच्चों ये देख लो, नो पोल स्टार जो है ये रहेगा अधिकतर समय, ये रहेगा अधिकतर समय नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट इज इसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। The Big Dipper lies in the constellation Ursa Major. This Big Dipper is the part of another constellation that is Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. और Little Dipper जो है एक और constellation का पार्ट है जिसको हम लोग Ursa Minor कहते हैं। In India, the Big Dipper is known as सप्तऋषि and the Polar Star is known as the ध्रुव तारा। तो भारत में बच्चों ये जो बिग डिपर है इसे हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखना है, सप्तऋषि का अगर टर्म कभी आया है तो वीडियो को लाइक करके बताया जरूर। मोर टू नो फर्दर, तो यही था जानने वाला इसमें बात। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई, तो अब इन कॉन्स्टेलेशंस को मतलब जिनका पहले से पैटर्न्स नाम दे दिया गया है, तो इन लोग को हम लोग कैसे जानेंगे? तो इनको हम लोग जानेंगे बच्चों इन बुक्स में जो इमेज दिए हुए इनको पहचान करके, ठीक है। इसको अपने बुक में भी देखो और आगे कभी अपने स्कूल नाइट स्काई में भी देखते हो, अगर खुले आसमान में ये तारा दिखता है तो आप पहचान सकते हो कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। फर्दर, अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन दी कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। रीजनल स्टोरीज मतलब कि क्षेत्रीय जगह पे, एक छोटे से जगह पे, मान लीजिए कि अगर किसी छोटी जगह पे बिहार रीजन समझ लीजिए, यूपी रीजन समझ लीजिए, तो उस तरीके के रीजन में उसमें भी किसी एक गांव का समझ लीजिए। तो अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन दी कॉन्स्टेलेशंस में जो तारे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी स्टोरीज हो सकते हैं। मेनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज मतलब कि एक जंगल से दूसरे जंगल घूमने वाले कबीले, तो उनका भी तारों को लेकर के अपना कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, द 4 स्टार्स इन द बिग डिपर दैट अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया एज द ग्रैंड मदर्स कैट। तो ये बिग डिपर में जो चार तारे दिख रहे हैं बच्चों, तो ये 4 तारे जो है इन्हें ग्रैंड मदर्स कैट भी कहा जाता है कबीलों के द्वारा, ठीक है, आदिवासी के द्वारा, ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया में। विथ 3 नाइव्स अदर 3 स्टार्स। अब ये जो मदर्स कैट है इसके साथ 3 नाइव्स इसके साथ में। स्टीलिंग इट, तो जो ग्रैंड मदर्स कैट है, दैट ग्रैंड मदर कैट इज स्टीलिंग दैट द नाइव्स which has been represented by the 3 dots or the 3 stars in the sky. Fishermen along the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat. तो कोंकण क्षेत्र के जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, तो वहां के जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो इन चारों स्टार्स को जब उनको बोट मानते हैं, विद द लास्ट 3 स्टार्स एज द नेक ऑफ द बोट, और ये जो तीनों स्टार्स है, आगे के जो 3 स्टार्स है, इन्हें नेक मानते हैं। फर्दर, तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना है स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नाइट स्काई वॉचिंग, ठीक है। रात के समय में आसमान जो देखते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है। इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस लाइट नाइट, अगर ये पूरा साफ बिना बादल वाला आसमान है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजिबल इन द स्काई, तो बहुत सारे स्टार्स हैं जो स्काई में दिखते हैं। ऑब्वियसली आप लोग अगर शहर में रहते हो तो उतना स्टार नहीं दिखेगा इन कंपैरिजन टू दी रूरल एरियाज, ठीक है। गांव क्षेत्र में अगर रहोगे तो तुमने देखा होगा कि आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू द नाइट स्काई ऑफ टाउन और सिटीज। If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. अगर तुम बड़े शहर में रहते हो तो ये देखोगे कि आसमान में जो स्काई है वो बहुत कम ही दिख रहा है, नहीं तो फिर नाइट स्काई में ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई, और बहुत कम ही दिख रहा है, मतलब रात के अंधेरे में खास करके। इट इज ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन, और ये क्यों? क्योंकि लाइट पॉल्यूशन की वजह से, लाइट पॉल्यूशन यानी रोशनी का अत्यधिक हो जाना, उसका प्रदूषण, स्मोक एंड डस्ट, और साथ में सिटी में जो स्मोक होते हैं, जो डस्ट होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। The presence of excessive artificial light at night time is referred to as light pollution. तो artificial light का जो ज्यादा प्रेजेंट हो जाना नेचुरल occurrence में, अपने सराउंडिंग में, उसे कहा जाता है light pollution. In villages or areas where there is less light pollution, a larger number of stars can be seen. अगर तुम गांव के क्षेत्र में या उस जगह पे जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, यानी आर्टिफिशियल लाइट का प्रेजेंस जो है ज्यादा नहीं है, तो वहां पे तारे बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिखेंगे। जिसे स्टार्टिंग में चैप्टर में डिस्कस किया गया, और एक नाइट स्काई का इमेज भी बना हुआ है बच्चों, दैट इज ऑफ लद्दाख रीजन। Okay, so this kind of image can be actually taken in such open regions, and with such high definition camera also required for this. Further,
ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज विच में ब्लॉक योर व्यू। तो आप इसके अलावा जो लाइट पॉल्यूशन है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट का प्रेजेंस ज्यादा है, उसके अलावा बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, बहुत सारे पेड़ भी होंगे जो आपका ब्लॉक कर रहा होगा व्यू को, जो आसमान को देखने का जितना एरिया चाहिए वो भी नहीं दिख रहा होगा। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। तो नाइट स्काई जो है वो खास करके ओपन डार्क एरिया से बहुत बढ़िया से दिखता है, एंड इट इज ट्रू। फर्दर डू यू नो कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड हो यहाँ पे, लाइट पॉल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। ठीक है, तो ये जो लाइट पॉल्यूशन है, मतलब कि टाउन और सिटीज जहां जहां सबसे ज्यादा बसते जाएंगे तो वहां पे ऑब्वियस बात है लाइट पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। दिस इज reducing our ability to enjoy and study objects in the night sky. I don't know how it is in reducing anyone's ability. They should enjoy at the open place. Why they are establishing their research centers in light pollution area? Some dark sky reserves and parks have been established around the world. Okay, तो कुछ ऐसे जगह पे establish किए गए। ओके जो some dark sky reserves, जहाँ पे आसमान को स्टडी किया जा सके, तो उनको ओपन एरियाज में establish किया गया है। लाइट पॉल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल्ड टू प्रिजर्व डार्क स्काइज फॉर रिसर्च। तो लाइट पॉल्यूशन जो है तो वहां पे कंट्रोल मात्रा में रखा भी जाता है ताकि उस रिसर्च को कंटिन्यू किया जा सके। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पॉल्यूशन। तो ऑब्वियस बात है ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। Further, Youngdol is still thinking or asking something. Can we try to find any constellation or star of our own choice or any night from our location? क्या हम लोग अपने जगह से, तो बच्चों को भी ट्राई करना है इसको अपने से भी। Not all stars and constellations are visible from all places on earth and all nights in the year. So जिन constellations और stars के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों अभी, तो वो जो है सारा इंडिया कह रहा था, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में हर जगह से जरूरी नहीं कि सारे के सारे constellations visible ही रहें। फॉर एग्जाम्पल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। जैसे पोल स्टार जो ये उर्सा माइनर कंसलेशन के लिटिल डीपर में प्रेजेंट था। लेट मी शो यू द हेल्प हियर। पोल स्टार, ठीक है, ये उर्सा माइनर कंसलेशन का लिटिल डीपर जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट था। तो इट कैन नॉट भी, जरूरी नहीं है वो विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो जो सदर्न हेमिस्फीयर से वो विजिबल नहीं रहेगा। To identify a star or constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. अब किसी भी पर्टिकुलर कंसलेशन को पहचानना, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि नाइट स्काई में वो है कहाँ पे और किस तरफ से वो दिखेगा भी। To get familiar with the pattern of a constellation, view may use images such as 12.3 and 12.4. So figure 12.3 और 12.4 में जो constellations दिए हुए बच्चों, तो उसको याद करो और उसको आकाश में देखने की कोशिश करना। These are the commonly familiar constellations जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारी जगहों से दिखता है, वही सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम जगहों से दिखेगा वो। To find out when and in which portion of the sky or a star constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online sources. तो और भी स्टार्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर कॉन्स्टेलेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये ऐप है जिसे तुम मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे ऑनलाइन रिसोर्स में हेल्प मिलेगा। तो कुछ ऐप का जानकारी दिया हुआ है। स्टेलेरियम, इट इज द ऐप व्हिच यू कैन डाउनलोड ऑन योर मोबाइल। It helps in reading about the celestial objects, ठीक है, constellation, planets, stars, and many more details has been provided in this app. Further, preparation for night sky watching. अब वो तो ऐप में देखोगे बच्चों, स्टेलेरियम ऐप में देखोगे। इसके अलावा अगर खुद से प्रिपरेशन करना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। ठीक है, तो ये एडल्ट्स मतलब कि बड़ों के गाइडेंस में ही उसे ओपन जगह को चूज करे जहां से नाइट स्काई वॉचिंग करना है। दिस वुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। और ये जो जगह रहेगा वो टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और फिर रोशनी से भी दूर रहेगा। रोशनी से क्यों? ताकि लाइट पॉल्यूशन का भी इफेक्ट ना पड़े उसकी विजिबिलिटी पे। फर्दर, चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। ठीक है, और यस यू कैन स्टडी अबाउट व्हाट टाइम विच टाइप ऑफ कंसलेशन और स्टार कैन बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम द स्टेलेरियम ऐप। फर्दर, चूज अ मूनलेस नाइट विथ नो क्लाउड्स। एक मूनलेस नाइट मतलब कि उस दिन चांद भी नहीं रहे, बस पूरा अंधेरा रहे, बादल भी नहीं रहे, सिर्फ तारे दिखे। पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज नॉट वेरी ब्राइट। ठीक है, खास करके वो पोल स्टार जो कि ब्राइट तो है, वो तो दिखता है, बहुत ज्यादा ही दिखता है। It may be useful to have access to a mobile app with a sky map or print out images of the constellation you plan to view. ठीक है, तो जिस constellation को तुम लोग देखना चाहोगे स्काई में, तो उसका इमेज ले सकते हो या फिर मोबाइल ऐप में भी उसको ट्राई करते रहो, देखते रहो। You may also carry a magnetic compass to find directions and a notebook to note or draw your observation. ठीक है, तो नोटबुक भी रख सकते हो या फिर मैग्नेटिक कंपास का भी हेल्प ले सकते हो। On the particular day and time selected, go to the identified place with an adult। तो किसी बड़ों के साथ जाना बच्चों उस जगह पे और समय पे भी, where the night sky watching is to be done, जहाँ पे नाइट स्काई वॉचिंग करना है।
आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर फॉर योर आईज टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस। यस इट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, रात के अंधेरे में आपका एडजस्ट हो सके, आंख की पूरा तारा जो है वो क्लियरली दिख सके, एंड इट इज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत ही फैंटास्टिक दिखते हैं जब सारे तारे दिखते हैं। तो दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। इसकी वजह से तुम रात के जो तारा है उसको बहुत बढ़िया से देख पाओगे। कॉशन, डू नॉट गो टू अ डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट एडल्ट्स कंपनी। जिससे अंधेरे में बिना बड़ों के जरूर नहीं जाए, अजनबी के साथ तो बिल्कुल ना जाए। जरूरी नहीं कि बड़ा का मतलब कि अजनबी कोई पकड़ के ले जाए, ठीक है, तो अजनबी के साथ भी बिल्कुल ना जाए। फर्दर, तो हियर चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग नाइट स्काई वॉचिंग एंड कॉन्सलेशन, एनी कॉन्सलेशन कैन बी विजिबल। बच्चे इसमें अपने से बनाने का कोशिश करना तुम लोग। यू मे इजिली आइडेंटिफाई द बिग डीपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई। तो ये जो नाइट स्काई का इमेज है इसमें तो पहचानने में ठीक है, लेकिन जिस भी जगह पे तुम ओपन स्काई में जाओगे वहां पे तुमको ये बिग डीपर और पोल स्टार जो है वो सब आसानी से दिख जाएगा, ये गारंटी के साथ है। सो इट इज द अनदर एक्टिविटी, लेट अस ट्राई टू लोकेट। ठीक है, लोकेट यानी किसी चीज को लोकेट फाइंड आउट करने के लिए। लुक फॉर द बिग डीपर ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, तो बिग डीपर के बारे में खोजने की कोशिश करो गर्मी के समय में और रात के पहले के समय में, से अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे के आसपास। व्यू द स्काई अबव द होराइजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डीपर। तो जहां पे आसमान अंत हो रहा है, ठीक है, होराइजन मतलब जहां पे आसमान खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, तो वो भी नॉर्दर्न रीजन के, नॉर्दर्न रीजन पे जहां पे आसमान खत्म होते हुए दिख रहा है, तो वहां पे बिग डीपर आसानी से दिख जाएगा और इट इज इजिली आइडेंटिफाइबल। ठीक है, बिग डीपर सप्तऋषि, इंडिया भारत में इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है बच्चों, इसको इस नाम से भी याद रखना है, ये सब जीके का भी सवाल बनता है। फर्दर, once you identify the big dipper, try to locate the pole star. Look at the two stars presented at the end of the big dipper's cup and imagine a straight line passing through these towards the north. Let me help. So here, जब बिग डीपर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, नाइट स्काई में ओपन स्काई स्काई वॉचिंग करते समय, जब बिग तो इसका जो ये जो बोट जिसे माना गया है सेलर के द्वारा, इसके दो तारे के एकदम सामने में देखना। ठीक है, वो जो रहेगा वो पोल स्टार रहेगा। अब पोल स्टार एग्जिस्ट है तो इसकी मदद से पता चल जाता है कि नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्शन किया हुआ है हम लोगों ने। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो उसके नॉर्थ की ओर जो कि पोल स्टार की ओर जाएगा। एट अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टार्स, तो उन दोनों तारों के बीच के लगभग 5 गुना के अंतर के बाद में द इमेजिनरी लाइन विल लीड टू अनदर स्टार व्हिच इज नॉट वेरी ब्राइट, दिस स्टार इज द पोल स्टार। तो जो इमेजिनरी लाइन है वो एक बहुत ही चमकदार स्टार की तरफ जाएगा जो कि पोल स्टार रहेगा। ठीक है, नॉट वेरी राइट, नॉट वेरी ब्राइट, it will be bright. ठीक है, not like that, it will not be bright, it will be bright. You may also locate the bright constellation Orion and the star Sirius in the night sky. क्योंकि ओरायन मतलब कि जिसे हंटर कहा जा रहा था और सीरियस तारा जो था उसके पीछे वाला जो डॉग वाला जो उसका पैटर्न था, तो उसमें सीरियस को भी पहचान सकते हो। फर्दर एक और एक्टिविटी बच्चों नाइट स्काई के लिए, यहाँ यांगलोल के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो उस तारे के बारे में लोग जानेंगे अभी आगे, उस तारे के बारे में। Let us try to identify. ठीक है, तो इन इंडिया ओरायन इज द बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट। तो शाम ढलने के बाद यानी अंधेरे के समय में ओरायन जो है वो बहुत ही बेस्ट व्यूड कॉन्स्टेलेशन है जो कि इंडिया के आसमान में दिख जाता है। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो दिसंबर से अप्रैल के बीच में ओरायन को फाइंड आउट करने का कोशिश करना। ठीक है, 3 bright stars in a short straight line are located around the middle of Orion. तो ओरायन के बेल्ट जिसे 3 ब्राइट चमकदार तारे कहते हैं, बेल्ट ओरायन का, तो वो मिडिल में दिख जाएगा बच्चों, आसानी से पहचान लोगे तुम लोगों से। इमेजिन इट टू बी द बेल्ट ऑफ द हंटर, आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार्स एज दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड। ठीक है, इन 3 जब तारों को जब पहचान लोगे तो हंटर को और ओरायन को भी पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। Once you identify Orion, it is easy to locate a very bright star Sirius, which is located close to Orion. तो जो तुम ये जो सॉरी जब ये ओरायन को अगर पहचान लोगे तो ये सीरीज को भी पहचानना बहुत ही आसान होगा। अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज अ वेरी ब्राइट स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरायन। अ वेरी ब्राइट स्टार कहने का मतलब कि इट इज ब्राइटर इन कंपैरिजन टू द दैट पोल स्टार। पोल स्टार के कंपैरिजन में तो ये ब्राइटेस्ट है। Imagine a straight line passing through the 3 middle stars Orion and look along this line towards the east. This will lead to Sirius. ओके, तो जो पैटर्न से समझाता हूँ आपको बच्चों, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। Here it is. ठीक है, तो ये इसके ईस्ट की ओर में जब बढ़ोगे तो ये तुमको दिख जाएगा ये टॉरस वाला जो कॉन्स्टेलेशन है, एंड सीरियस इन द कैनिस मेजर। These are the few constellations which can be easily recognized in the night sky. Open sky में इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। Alright, now our solar system. अभी हम लोगों ने तारों के बारे में जाना, constellations के बारे में जाना, उसको लोकेट करने के बारे में जाना। ये है इट इज नाइट स्काई वॉचिंग के बारे में जाना, नाइट स्काई वॉचिंग के बारे में जाना,
अब हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, पूरा प्लैनेट अर्थ, स्पेस, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, अनंत, जिसे भी जो भी कहिए इसे। आवर सोलर सिस्टम द सन। तो सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सूरज, द सन। द सन इज अ स्टार, सन इज ऑल्सो अ स्टार बच्चों, ठीक है। जो स्टार हम लोग ओपन स्काई में देखते हैं रात के समय में, तो उसी तरीके का सन भी जो है, जो जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में गर्मी और ठंडी के मौसम में थोड़ा बहुत गर्मी जो अच्छा लगता है, तो ये सन की वजह से, तो ये भी एक स्टार है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट स्टार टू अस, जो कि यहाँ पे सवाल पूछा गया था यांडल की जगह कि कौन सा तारा हमारा सबसे नजदीक है। सो इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है। और ये गोल गैसों का बहुत ही बड़ा, ठीक है। इट इज ऑल्सो बहुत ही गर्म, ठीक है, बड़ा और गर्म बॉल है, स्फेरिकल बॉल है। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इट ग्लोज अप ब्राइटली। सन से जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, तो इसलिए इतना ज्यादा चमकता भी है। द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है वो गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, तो इसलिए सन जो है वो बहुत ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ। हाउ बिग इज द सन, सन कितना बड़ा है? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या हुआ बच्चों, कि एक सर्कल है अगर, तो सर्कल के जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टचिंग द टू पार्ट्स, ठीक है, सर्कल का जो सबसे टू पार्ट्स को जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टच करेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। ओके, तो सन का जो मान लो कि अगर ये 10 किलोमीटर है, नहीं, ठीक है, एवरेज बता रहा हूं मैं, इट इज 10 किलोमीटर, तो सन का इसका 100 गुना है, यानी सन का डायमीटर जो 1000 किलोमीटर का है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी वो 1000 किलोमीटर की, तो इसका 100 गुना है सन। एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, और तब भी ये छोटा दिखता है क्योंकि सन जो है वो धरती से बहुत दूर है। कितना सुंदर दिख रहा है ना बच्चों, ये द राइजिंग सन। फर्दर, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। तो धरती से सूरज की दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। A useful unit for expressing distance with the solar system is astronomical unit. The astronomical unit जो है एक बहुत ही यूजफुल यूनिट है, 150 मिलियन किलोमीटर को माना जाता है, जो कि बहुत ही काम का यूनिट है। क्यों, आगे जानेंगे हम लोग। विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दैट इज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम लोग 150 मिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, एंड दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको यूज किया जाता है साइंटिफिक स्टडी में। So Youngdahl is saying here something. Our sun is also a star. So how is it that the sun appears big and lights up the sky while the other stars look like bright dots in the night sky? तो सन जो है वो बड़ा भी दिखता है और आसमान को भी रोशनी देता है। देखो होगा सुबह में देख लो पूरा चमक रहा होता है, लेकिन रात के समय भले अंधेरा होता है, तो उस समय में जो बाकी स्टार्स को, जैसे सन को स्टार कहा जाए तो बाकी स्टार्स तो उनके वजह से तो, और रात के समय में तो उतना रोशनी नहीं रहता है, वो सब बहुत डॉट 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 दिखते हैं। एंड आर नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो जो दूर वाले जो तारे हैं वो दिन में भी नहीं दिखते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पे। द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट ऑन एंड हीट ऑन अर्थ। सन जो है बहुत ही ज्यादा चमकीला चीज है और धरती पे वो हीट का भी सोर्स है, फिर लाइट का भी सोर्स है। was elevated in most ancient civilizations to the status of deity। तो ये ancient civilizations में उसे देवता के रूप में पूजा गया है सूर्य को। इन इंडिया द सन इज वर्शिप्ड एज सूर्य। भारत में सूर्य, सन को जो है उसे सूर्य के रूप में पूजा गया है। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट अ टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। तो सन से जो गर्मी मिलती है, तो उस गर्मी की वजह से धरती पे जिंदगी जो है वो पॉसिबल हो पाया है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। सनलाइट जो है वो बहुत ही एसेंशियल है पौधों के लिए ताकि वो बढ़ सके। विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स, जो कि फूड और ऑक्सीजन देते हैं एनिमल्स को। तो बच्चों पढ़ा है आप लोगों ने, जाना इस चैप्टर में डिस्कस किया जा चुका है पहले भी, कि सनलाइट की हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस फूड की मदद से जो ऑक्सीजन बनता है वो हम लोग ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजंस, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स। सन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखते हैं हम लोग, नेचुरल एक्टिविटीज देखते हैं, लाइक क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया, वेदर हो गया, वाटर साइकिल हो गया, विंड्स हो गया, ये सब सन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए सन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये सब का सब इसलिए जरूरी है ताकि धरती पे जिंदगी जो है वो बना रहे। However, the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger। तो अब यहाँ यंगडल का जो सवाल था कि सूरज जो इतना बड़ा क्यों दिखता है बाकी स्टार्स की तुलना में, तो सन जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है धरती पे, तो इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है, बिगर देन द अदर स्टार्स, बाकी तुलना के स्टार्स में ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। एज द स्टार्स अदर देन द सन आर मच फार्दर अवे,
तो बाकी तारे जो कि धरती से बहुत ज्यादा दूर है, दे अपीयर लाइक पॉइंट्स इवन दो सम ऑफ दोज स्टार्स आर मच बिगर। तो इसलिए वो एक डॉट की तरह दिखते हैं, एक बिंदु की तरह दिखते हैं, इसके बावजूद कि वो बहुत बड़े हैं, वास्तव में वो बहुत बड़े हैं। आसमान का अंत अभी तक किसी ने देखा नहीं है बच्चों, बहुत सारा एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आसमान के गहरे रहस्य को भी पहचान सको, तो और ज्यादा ध्यान दो। फर्दर देन आवर सन, सो वही कहने का मतलब कि इवन दो सम ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर, ठीक है। तो जो स्टार्स हम लोग को नाइट स्काई में देखते हैं, उसमें से कुछ स्टार्स जो है हमारे एक्चुअल स्टार जो सन है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू दी अदर स्टार्स, ठीक है। तो सूरज का जो इतना चमक होता है दिन के समय में, तो इसीलिए वो बाकी के तारे हमें नहीं दिखते हैं। मोर टू नो, कुछ जानकारी वाला बात है यहाँ पे। द नियरेस्ट स्टार टू अस आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो सूरज के बाद जो सबसे ज्यादा नजदीकी तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। Okay, it is the nearest star after sun, which is at a distance of 2,69,000 astronomical unit. This means that it is a distance is about 2,69,000 times our distance to the sun. तो ये धरती से लेके सूरज के बीच की जितनी भी दूरी है उसका 2,69,000 गुना दूरी है अर्थ और उस प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच में। ओके बच्चों, अब ये समझ लो कि आपका घर से लेके आपके स्कूल के बीच की दूरी इतनी है कि आप लोग अगर बस से ट्रैवल करते हो, साइकिल से ट्रैवल करते हो या किसी भी व्हीकल से ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रैवल करते हो तो वो किलोमीटर में रहता है। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जिक्र किया जा रहा है जिसमें 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके, लाखों में किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, यानी कि बस 1-2 किलोमीटर। फर्दर यंगडोल इज आस्किंग समथिंग, आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, क्या तारे एक ही ऑब्जेक्ट है जो स्काई में दिखते हैं? और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट्स व्हिच मे नॉट हैव बीन नोटिस्ड, या तारों के अलावा भी और भी ऑब्जेक्ट हैं जो नहीं दिखते हैं? There are many other objects in the sky, स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। Our Earth, along with some of these objects, इन ऑब्जेक्ट्स के अलावा and the sun together form our solar system. तो स्टार्स के अलावा अर्थ है, बाकी भी हैं जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, सन के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, तो सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और द अर्थ, प्लैनेट्स, फिर स्टार्स, सबको मिलाकर के कहा जाता है सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड दिस सन, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो वो सन के ही आसपास चक्कर काटते हैं बच्चों। इट इज द की पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि जितने भी अधिकतर ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार के आसपास में चक्कर काटते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और सूरज की तरफ के चक्कर के काटने को मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन। ओके, तो जैसे अर्थ रिवोल्यूट्स अराउंड द सन इन 365 डेज, धरती जो है सन का एक चक्कर काट लेती है 365 दिनों में, तो उसी को कहा जा रहा है रिवोल्यूशन। तो हर ऑब्जेक्ट जो है सूरज का चक्कर काटता है। सूरज का चक्कर काटने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो है प्लैनेट्स यानी ग्रह। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ओके, इसको जानने से पहले बच्चों, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन। प्लैनेट जो है बहुत ही बड़ा गोलाकार ऑब्जेक्ट है जो कि सन का चक्कर काटता है। Our Earth is a planet as it revolves around the sun as shown in figure 12.7, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है जो कि सूरज का चक्कर काट रहा है। The Earth takes nearly 1 year to complete one revolution, धरती जो है वो लगभग 1 साल लगाता है एक पूरा चक्कर काटने में सूरज का, जो कि 365 डेज है। Like the Earth, there are other planets that revolve around the sun, ठीक है। तो अर्थ की तरह बाकी दूसरी भी प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज का चक्कर काटते हैं। मोटू नो कुछ जानकारी वाली बातें यहाँ पे बच्चों। While revolving around the sun, the Earth is also rotating about its axis, ठीक है। तो ये सन हुआ, ओके, और ये अर्थ हो गया। तो अर्थ जो है सूरज का चक्कर काट रहा है, उसी के साथ साथ अर्थ अपने जगह पे भी चक्कर काट रहा है बच्चों, जिसे हम लोग रोटेशन कहेंगे। फॉर वन फुल रोटेशन, ठीक है। तो अपनी जगह पे जो चक्कर काट रहा है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो एक फुल रोटेशन के लिए धरती पूरा 24 घंटा लगाता है, जिसे हम लोग एक दिन कहते हैं, ठीक है। 24 घंटे के ड्यूरेशन को, मतलब सुबह हो गया, रात हो गया, तो ये होता है रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। इसको ऐसे याद रखना बच्चों कि सुबह और रात होने का कारण होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। Like the Earth, other planets also rotate about their axis while revolving around the sun. तो अर्थ की तरह ही बाकी के प्लैनेट्स जो है वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और साथ में सूरज का भी चक्कर काट रहे होते हैं वो। You will learn more about this in the next grade. तो आगे की क्लासेस में अच्छे से जानोगे इसको बच्चों। तो here image has been shown, एक बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का इमेज बना हुआ है बच्चों यहाँ पे। इट इज दिस आवर सन, और उसके बाद सारे प्लैनेट जो है किसका रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से? तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
एंड एन एस्ट्रॉइड बेल्ट इज ऑल्सो हेयर। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। यस, मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, तो ये भी चक्कर काटना है। फर्दर, the 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are the 8 planets which has been according to their increasing distance, जैसे जैसे सूरज से इनकी दूरी बढ़ती जाती है। तो बच्चों याद रखना, हमारे सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, तो बाकी प्लैनेट्स की दूरी इनसे भी ज्यादा दूर पे है। The inner 4 planets nearest to the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, are smaller in size. तो ये जो 4 ग्रह हैं जो कि सन से सबसे नजदीक में है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, these are the very smaller in size in comparison to the latter 4 planets. They have solid surface with rocks on them. इन चारों प्लैनेट्स पे जो है इनका सरफेस जो है बहुत ही सॉलिड है, और बाकी के प्लैनेट जो है अधिकतर गैसियस है। फर्दर, मोर टू नो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे बच्चों की। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से, पौराणिक समय से, various names have been used across India for the planets visible to the naked eye. तो जो भी प्लैनेट्स हमें खुले आंखों से दिखते रहे हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल, बुध फॉर मरकरी, ठीक है, बुध तुम लोगों ने सुना होगा बच्चों, तो ये मरकरी के लिए कहा जाता है। शुक्र फॉर वीनस, पृथ्वी फॉर अर्थ, मंगल फॉर मार्स, बृहस्पति और गुरु फॉर जुपिटर एंड शनि फॉर सैटर्न। तो बच्चों ये हिंदी वाले शब्द हैं जिसे हम लोग सप्ताह के दिन के रूप में पढ़ते हैं, तो इन शब्दों को ग्रहों से लिया गया है सप्ताह के दिन में, तो जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो दोनों याद रखो अच्छे से बच्चों, ताकि जीके भी स्ट्रॉन्ग रहे। फर्दर, वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क। तो वीनस कहने का मतलब कि जो शुक्र ग्रह है वो सुबह और शाम में दिखता है बच्चों। ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करोगे, किसी बड़े के गाइडेंस में देखना है इसको, अगर किसी को पता होगा तो वैसे के साथ जाना कि शुक्र ग्रह जो है वो सुबह में और शाम में जो वो आसमान में दिखता है, इट इज क्लियरली विजिबल बाय नेकेड आईज एंड इज कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार। ओके, तो इसे मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा भी कहा जाता है वीनस को। इवन दो इट इज नॉट ए स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकता है, एक प्लैनेट है, सन के लाइट की वजह से चमकता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसे। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स रेड। मार्स भी जो है वो हमें अर्थ से दिखता है, तो इसीलिए इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दिखता है उसका कलर जो वो रेड कलर का दिखता है। दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश इन कलर। तो इसलिए क्योंकि जो मार्स का जो सॉइल है वो रेडिश कलर का है, लाल रंग का। अब लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड दस इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। तो अर्थ का जो सरफेस है वो अधिकतर हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए आसमान से अर्थ को जब देखा जाता है तो वो ब्लू सरफेस का दिखता है। तो बच्चों जेके ऑनलाइन क्लासेस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो लाइव टेलीकास्ट होता है स्पेस का, तो एज अ क्रेडिट बाय टेकन फ्रॉम द नासा, एज अ क्रेडिट मतलब कि आप लोग को पढ़ाई में हेल्प मिल सके, आप लोग देख सके कि कैसे इस सैटेलाइट के कैमरे से अर्थ कैसा दिखता है, स्काई कैसा दिखता है। तो जेके ऑनलाइन क्लासेस पे इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है, तो उसका भी आप लोग आनंद ले सकते हो फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, स्पेस से दिखाया जाता है। फर्दर, ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो इस वजह से अर्थ को मतलब कि ज्यादा पोर्शन जो है वो पानी का दिखता है, तो इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जो इनर प्लैनेट थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके अलावा जो बाहर वाले प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच लार्जर कंपेयर टू द अर्थ एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। तो वो अर्थ और बाकी रिमेनिंग जो 3 प्लैनेट्स हैं जो नियर टू द सन है, तो उनके कंपैरिजन में बाकी के प्लैनेट जो है वो बहुत ही बड़े हैं और अधिकतर जो वो गैस के बने हुए हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। These giant gaseous planets have large flat ring structures around them which are made of dust particles and rocky material. तो बच्चों यहाँ पे मैं इमेज में दिखाना चाहूंगा इसको कि जो बड़े बड़े जितने भी गैसेस हैं, तो इनके चारों तरफ से, ठीक है, तो सैटर्न में और यूरेनस में तो क्लियरली विजिबल हो जाता है कि रिंग बना हुआ है, लेकिन ये चारों प्लैनेट्स में जो है ये रिंग बने हुए हैं। Okay, the planets have large flat rings structures around them which are made of dust particles and rocky materials. तो वो रिंग जो वो dust particle और rocky materials के बने हुए हैं। Planets get most of their energy from the sun. Planets को अपना अधिकतर एनर्जी वो सन से मिलता है। So the farther they are, the colder they are in general. तो इसलिए वो जितने ज्यादा दूरी पे हैं उतने ही ज्यादा वो ठंडा है। The presence of an atmosphere on a planet can trap heat which can significantly change the temperature of a planet. तो किसी भी प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके का हो सकता है कि वो हीट को ट्रैप करके रख सकता है, मतलब सूरज से जो गर्मी मिलता है उसको लंबे समय तक अपने एटमॉस्फेयर में रखेगा, अपने एनवायरमेंट में रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उस प्लैनेट का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। दैट इज वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज हॉटर देन मरकरी ऑल्दो इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। तो इसलिए जो वीनस है वो ज्यादा गर्म है, अब मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, जो कि सन से दूर होने के बावजूद भी। ओके, तो इमेज में देखोगे बच्चों, वीनस इज द फार्दर फ्रॉम द सन, here Venus it is farther from the sun and yet it is hotter than the Mercury. Further,
देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो दैट लाइज फार्दर फ्रॉम द नेपच्यून। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मरकरी से भी ज्यादा गर्म है वीनस, जो कि मरकरी से दूर है सन से। तो अब कुछ मोर टू नो में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो दैट लाइज फार्दर देन नेपच्यून। तो एक और प्लैनेट था, प्लूटो था कह रहा हूं इसलिए क्योंकि पहले ही उसे प्लैनेट माना जाता था, अभी उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो नेपच्यून से भी दूर है लेकिन वो ज्यादा ठंडा है एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। तो ये जो जिसे प्लूटो जो कहा जा रहा है, तो ये अर्थ का जो चांद है, मून है, उससे बहुत छोटा था। When it was discovered, it was called a planet or the solar system. जब इसकी खोज हुई थी तो इसे planet या solar system कहा जाने लगा. But later, when similar more smaller objects were discovered, लेकिन और भी जब smaller objects discover हुए, the International Astronomical Union in 2006 redefined the requirements on a object to be called a planet. तो IOU, that is International Astronomical Union था, तो उसने उसे planet होने से मजबूरी क्या कहूँगा, निकाल दिया उसे। प्लैनेट होने वाला जो कैटेगरी होता था, जिस तरीके का जरूरत होना चाहिए प्लैनेट कहलाने के लिए, तो उस कैटेगरी से उसे निकाल दिया। एज पर द डेफिनेशन दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये जो प्लूटो जिसे कहा जा रहा है, तो 2006 में आईओयू के द्वारा जो अलग से रिक्वायरमेंट बनाया गया प्लैनेट्स कहलाने के लिए, तो उस कैटेगरी के अनुसार जो प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाइड द कॉन्स्टेलेशंस। तो क्या हम लोग प्लैनेट्स को भी पहचान सकते हैं जैसे कॉन्स्टेलेशंस को पहचाने थे? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द योंगडोल। Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. तो planets में जो हमें naked eye से visible है, और naked eye में हम लोग कभी कभार जो है वो सैटेलाइट का मदद ले सकते हैं, तो वो जो Venus जो है आसानी से पहचाना सकता है क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड द मून, ये तो सन और मून के बाद अर्थ से जो ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखने वाला जो ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है वो वीनस है, तो वो इजिली पहचाना जा सकता है उसे। और क्यों? इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इसके बावजूद कि प्लैनेट है। Venus is the brightest object in the sky. Mercury, Mars, Jupiter, and Saturn can also be seen with the naked eye. So these are the few other planets which can be easily seen by the naked eye through our eyes. They are so far away that they look like shining dots, just like stars. तो ये इतनी ज्यादा दूर पे हैं कि ये लोग एक डॉट की तरह ही दिखते हैं जैसे स्टार दिखता है। So how can we distinguish between the planets and the stars? तो फिर हम लोगों ने planets और stars के बीच में अंतर कैसे पता किया? तो most of the study has been done using the telescope और satellites। ठीक है बच्चों, अधिकतर जो स्टडी किया गया है वो टेलीस्कोप और सैटेलाइट का हेल्प लेकर के किया गया है। Unlike planets, the stars appear to twinkle a lot। ठीक है, तो planets की तरह stars जो है वो ज्यादा ट्विंकल करते हैं। सॉरी, planets की तरह नहीं, तो planets जो है वो ज्यादा ट्विंकल नहीं करेंगे, लेकिन stars जो है वो ज्यादा ट्विंकल करेंगे। ओके बच्चों, तो नाइट स्काई या फिर अर्थ जो ब्लूइश दिखता है, या फिर अर्थ का जो भी लैंड पोर्शन है, वो जेके ऑनलाइन क्लासेस पे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है आईएसएस के कैमरास के। क्रेडिट गोज टू दी नासा। ठीक है, मेरा कैमरा वहां पे नहीं लगा हुआ है, तो नासा का फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, बच्चों के एजुकेशनल पर्पस से उसको टेलीकास्ट किया जाता है, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। नासा उसको चाहेगा तो हटवा सकता है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। फर्दर एक्टिविटी 12.4, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो कुछ पहचानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यंगडोल के द्वारा या दुर्जे के द्वारा कोई होगा इसमें से, उनको एक सवाल पूछा जा रहा है, हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, उन प्लैनेट्स को कैसे देखेंगे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं? तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, टेलीस्कोप की मदद से। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड आइदर एट डॉन और एट डस्क। तो बहुत सालों तक वीनस को सुबह और शाम तक में तो लोकेट किया गया। When you are viewing at dawn, look at it near the eastern direction before sunrise। ये तो ईस्टर्न डायरेक्शन में ही सूरज उगने से पहले, तो वहां पे जो है सूरज का तारा दिख जाएगा, सुबह का तारा दिख जाएगा, दैट इज वीनस। When you are viewing at dusk, look for it near the western direction after the sun time। और शाम के समय में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सूरज डूबता है, ये तो सूरज डूबने के बाद में देखना, तुमको दिखेगा, दैट विल बी दी वीनस। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमें अपने naked eye से दिख जाते हैं, we can see them in brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope। तो हम लोग और ज्यादा बढ़िया से उसे देख सकते हैं बाइनोकुलर या फिर टेलीस्कोप की मदद से। A telescope also helps us view many dim objects not visible to our naked eyes directly। टेलीस्कोप की मदद से हम लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं जो नेकेड आइज से भी नहीं दिखते हैं। You may get an opportunity to view the sky through a telescope। तुमको मौका मिलेगा भी अगर आसमान देखने का टेलीस्कोप से। Whenever night sky watching event is organized in your region, जब कभी भी तुम्हारे रीजन में अगर नाइट स्काई विजन वॉचिंग हो, तो बच्चों अगर तुम्हारे रीजन में कोई प्लानिटोरियम होगा या फिर कोई साइंस सेंटर होगा, तो वहां पे अगर उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, या फिर जेके ऑनलाइन क्लासेस भी टेलीस्कोप का भी खरीद लेता है, तो खरीद पाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ सके कि मैं उसको भी लाइव कर सकूं कि अर्थ से लेकर के टेलीस्कोप को भी नाइट स्काई दिखाया जा सके।
ओके बच्चों, फर्दर तो अगर कहीं पे भी होता है साइंस सेंटर या प्लानिटोरियम, अगर तुम्हारे रीजन में है बच्चों, तो वहाँ पे जाकर के बड़ों के साथ में जाना, ये नहीं कि किसी स्ट्रेंजर के साथ में, तो जाकर कुछ देखने का, एंजॉय करने का कोशिश करना। फर्दर हेयर, अच्छा इसका चोटी है, शी इज द यांगडोल, ऊपर जो था वो दोरजी था। यांगडोल कह रही है वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो हम जानते हैं कि प्लैनेट जो है वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स, और भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्कूल्स भी जो है ऐसे एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं ये सीरीज 2। तो बच्चों अगर तुम्हारे स्कूल में हुआ है तो मुझे थम्स अप करके जरूर बता दो। देयर आर मेनी amateur astronomy clubs all over the country which organize night sky watching events periodically, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हैं, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स मतलब कि आसमान को देखने वाला जो क्लब स्टडी करते हैं स्काईज को, तो ऐसे बहुत सारे क्लब हैं। काइंड ऑफ जेके ऑनलाइन क्लासेस भी ऐसा क्लब को सिचुएट करना चाहेगा, तो ये जो कभी समय समय पे जो है नाइट स्काई वॉचिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। म्यूजियम्स एंड प्लानिटोरियम्स आल्सो ऑर्गेनाइज स्मॉल सिमिलर इवेंट्स, तो अब जो तो ये म्यूजियम हो गया, साइंस सेंटर भी हो सकता है, जैसे पटना में, बिहार के पटना में वहां पे एक साइंस सेंटर है, और आपके रीजन में भी है तो उसको भी वहां पे एक्सप्लोर कीजिए। नेचुरल सैटेलाइट, सो हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट नेचुरल सैटेलाइट्स। अभी हम लोगों ने क्या जाना, प्लैनेट्स के बारे में जाना, फिर टेलीस्कोप के बारे में जाना जो कि प्लैनेट्स, ठीक है, सन के अंडर में प्लैनेट्स के बारे में जाना, और फिर उसके बारे में और भी कुछ था क्या, नहीं, ये जाना कि प्लैनेट्स जो है वो सन की चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और उसके लिए जो टर्म यूज किया गया वो रिवोल्यूशन है, और प्लैनेट्स अपनी जगह पे भी चक्कर काटते हैं उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को याद रखना बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नेचुरल सैटेलाइट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट्स का चक्कर काटते हैं उन्हें हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। देयर आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं जो प्लैनेट्स का चक्कर काटते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स, और जितने भी प्लैनेट्स हैं जिनके स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो उनका चक्कर काट रहे हैं उन्हें हम लोग मून ही कहते हैं, उनके लिए और कोई दूसरा टर्म नहीं है बच्चों। अर्थ हैज वन मून, हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का एक ही मून है। वाइल मार्स हैज टू मून्स, और मून मार्स के पास दो मून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स, वहीं जो जुपिटर, सैटर्न मतलब जो बड़े वाले ग्रह हैं उनके पास बहुत सारे मून्स हैं। सो द मून, ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, नेचुरल सैटेलाइट्स यानी जो मून है, द मून। मोर टू नो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है पर उसको हम लोग जान ले। इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन बी आल्सो बी कॉल्ड एज अ सैटेलाइट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो कि किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर काट रहा है उसे हम लोग सैटेलाइट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन, ठीक है। जैसे मून जो है अर्थ का चक्कर काट रहा है तो हम लोग मून को सैटेलाइट कहते हैं, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ जो है सन का चक्कर काट रहा है, ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो हम लोग अर्थ को भी सन का सैटेलाइट कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने से बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर काट रहा है दैट कैन बी कॉल्ड एज द सैटेलाइट। फर्दर द मून, चांद के बारे में, Earth's natural satellite, the moon, takes about 27 days to complete one revolution around the Earth. तो अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून, तो वो 27 दिन लगाता है लगभग अर्थ का चक्कर काटने में। तो 27 दिन बच्चों, इसको इससे कंपेयर करना जो एक महीने का, ठीक है, 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। तो डेज, 1 डे जनरेट ऑफ 24 आवर डायरेक्शन, अर्थ का रोटेशन की वजह से, डेज चांद का रिवोल्यूशन की वजह से, एंड 365 डेज अर्थ का रेवोल्यूशन की वजह से। इट इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, तो मून जो है बहुत ही नजदीकी पड़ोसी है। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, तो जो धरती की तरह मून पे जो है एटमॉस्फेयर है ही नहीं। हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ, तो चांद जो है धरती से कितना बड़ा है। द मून इज अबाउट क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन द डायमीटर, तो मून जो है वो अर्थ का एक चौथाई है, मतलब 100% अगर अर्थ है तो मून जो है 25% है। मून इज द क्वार्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स, तो बच्चों ये तुम लोगों ने देखा होगा कि मून का जो सरफेस है उस पे छोटे छोटे काले काले गड्ढे दिखते हैं, तो इन गड्ढों को जो है क्रेटर्स कहा जाता है। ओके, द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर्स, मून का जो सतह है उस पे कटोरानुमा आकार दिखता है जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface, और ये इन सारे अधिकतर, इनमें से जो अधिकतर क्रेटर्स हैं उनके बनने का कारण है जो एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये जो पत्थर हो गए जो आसमान में ही ट्रैवल कर रहे हैं, जो उनसे टकरा जा रहे हैं। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर और लाइफ ऑन द मून, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है मून पे। दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये जो फीचर्स है, फीचर्स कहने का मतलब कि ये जो
क्रेटर्स बन गए हैं जो एस्ट्रॉइड्स के या फिर जो भी हेवनली बॉडी से टकराने के जो बने हैं, तो ये उस पे बहुत लंबे समय से बने ही हुए हैं। और कहने का मतलब बच्चों कि जैसे पहाड़ों से नदी अपने साथ मिट्टी पत्थर लेके आती है, सॉइल्स को इरोड करते हुए लेते आती है, तो उस तरीके से वहां पे हवा नहीं है तो मिट्टी पत्थर जो है धूल कण जो है वो सब दूरता नहीं है, तो सब वहीं का वहीं जैसा का तैसा उसी तरीका दिखता है। Although the moon is very far, humans have sent spacecrafts to explore and understand more about the moon. तो धरती से इतने दूर होने के बावजूद भी इंसानों ने जो है बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं चांद को स्टडी करने के लिए। इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून एंड फर्दर मिशन इज बीइंग प्लान। तो भारत ने भी अपनी तरफ से अभी तक 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है बच्चों। ओके, तो लेटेस्ट चंद्रयान जो कि 2023 में हुआ है, तो ये भारत के द्वारा जो भेजा गया है, तो इसमें लैंडर को लैंड कराया गया है चांद के सतह पे। ठीक है, विक्रम लैंडर उसका नाम है, जो कि प्रज्ञान रोवर में गया है और 23 अगस्त 2023 को इसको लैंड कराया गया है। तो ये डू यू नो में जो है चंद्रयान के बारे में डिस्कस किया गया बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और इसको इंपॉर्टेंट टर्म जो है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, तो 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो 2019 में। चंद्रयान 3 जो सक्सेस रहा तो 2023 में, और इसमें था विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ में। तो कुछ जीके के पॉइंट्स जो बनते हैं इसको इस तरीके से पढ़ना। और आगे जो है चंद्रयान 4 का भी प्लान चल रहा है। ठीक है, मून का स्टडी के लिए अभी और भी प्लान चल रहा है फर्दर। तो ये जो मून पे लैंडर जो लैंड किया था विक्रम लैंडर, तो उस दिन की खुशी में चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था, सॉरी चंद्रयान जो लैंडर जब लैंड किया था मून के सरफेस पे, तो उस दिन की खुशी में नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया था इंडिया में। फर्दर एस्ट्रॉइड्स, अभी हम लोगों ने जाना नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ दैट इज द मून। अब हम जानेंगे एस्ट्रॉइड्स। द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, तो ये सब स्फेरिकल शेप्स के हैं। देयर आर मेनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे छोटे और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पत्थरनुमा हैं और इरेगुलर शेप के हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। Many of these asteroids revolve around the sun in paths that lie between those of Mars and Jupiter. इसमें से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि उस मार्स और जुपिटर का जो रास्ता है उसके बीच में वो लोग चक्कर काटते हैं। This region is called the asteroid belt. Occasionally asteroid passes very close to the earth. तो ये जो रीजन है, मतलब कि मार्स और जुपिटर वाले जो रीजन है, तो ऊपर के डायग्राम में दिया है बच्चों, अपने किताब में देखना उस फिगर को। तो जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और इसको जो है कभी कभार जो होता है कि एस्ट्रॉइड जो है वो धरती पे बहुत नजदीक से भी गुजरने लगते हैं। तो तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा, जैसे कभी कभार सनसनी के रूप में फैला दिया जाता है कि धरती से टकराने वाला था एस्ट्रॉइड, धरती तबाह होने से बचा, इस तरीके से करके। सो मोर टू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, द साइजेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फ्रॉम 10 मीटर टू 500 किलोमीटर। अब बच्चों तो 10 मीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक का इतना बड़ा बड़ा एस्ट्रॉइड हो सकता है। नो नाउ नेक्स्ट हेवनली ऑब्जेक्ट इज कॉमेट्स। समटाइम्स वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आउटर रीजन कहने का मतलब कि एक्चुअल में आउटर रीजन सन, फिर 8 प्लैनेट्स और इसके बीच में पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके अलावा भी बाहरी रीजन से भी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। These objects with long tails are called comets. तो ये ऑब्जेक्ट जो इनकी बहुत लंबे लंबे पूंछ होते हैं, तो हम लोग कहते हैं comets. They are made up of dust, gases, rocks and ice. ये डस्ट के बने होते हैं, पत्थर धूल मिट्टी कण के बने होते हैं, गैसेस गैस के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं और फिर बर्फ के बने होते हैं। As a comet approaches close to the sun, जैसे जैसे कॉमेट जो धरती के सूरज के नजदीक पहुंचता है, the frozen material in that starts evaporating. This evaporating material forms the tail of the comet. तो ये जो कॉमेट जो है वो गैस, रॉक और आइस के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है तापमान ना के बराबर ही है, सब माइनस में ही है, ठंडा होने की वजह से वो सब और जम गया है। और लॉन्ग डिस्टेंस जैसे जैसे लोग सन के नजदीक आते हैं, तो जो फ्रोजन जो पार्ट है वो जब गलने लग जाता है तो वो इवापोरेट होने लग जाता है और वो पीछे बनते चल जाता है इस तरीके से, जिसे हम लोग कॉमेट कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स अ टेल। तो ये पूछे, इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैज बीन सीन हियर, रिटन हियर समथिंग। ओके, पीछे तारो, धूमकेतु, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन हिंदी इसको कहा जाता है। Comets appear dim as they move away from the sun and then it is not possible to see them with the naked eye. तो बच्चों ये जो कॉमेट है जैसे सन से दूर जाने लगता है तो ये और भी कम दिखने लग जाता है। ये तो खुली आंखों से इसे हर समय देखना पॉसिबल भी नहीं है। Many comets have been found that revolve around the sun. बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स हैं जो सूरज का भी चक्कर काट रहे हैं। These comets approach close to the sun periodically. ये कॉमेट जो है सूरज के भी नजदीक आते हैं कभी कभार periodically. However, there are few comets that escape and move out of the solar system. तो कुछ ऐसे comets हैं जो कि solar system के बाहर जा चुके हैं। Few other comets get broken up or fall into the sun or other planets when they approach them. तो कुछ ऐसे भी तारे हैं जो कि टूट गए हैं, मतलब किस तरीके से इवापोरेट होकर के पूरा टूट गए हैं और किसी ना किसी प्लैनेट पे जाकर के गिर गए हैं अगर उसके पास पहुंचे हैं तो। We have, okay, हाँ इसी से more to know, इसको थोड़ी देर बाद
वी हैव लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म द सोलर सिस्टम। अभी हम लोगों ने उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना जो सोलर सिस्टम बना रहे हैं। ओके, जो प्लैनेट हो गया, फिर नेचुरल सैटेलाइट हो गया, फिर एस्ट्रॉयड हो गया, कॉमेट हो गए, मून्स हो गए, ये इन सब चीजों के बारे में जाना जो कि सोलर सिस्टम बना रहे हैं, इंक्लूडिंग द सन। ओके, सन को ही मिला करके। विच आर दोज ऑब्जेक्ट्स? द सन, 8 planets, their moons, and many small objects, including asteroids, comets, together from the solar system. So these are the objects which including from the solar system. ठीक है, मोर टू नो में कुछ जानकारी वाली बात है। One famous comet is the Halley's comet, which appears every 76 years. Its last appearance was in 1986. ठीक है, हेलीज कॉमेट जो है हर 76 ईयर्स के बाद दिखता है। ये वो कॉमेट है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, सन का चक्कर काट रहा है। तो ये हर 76 ईयर पे दिखता है बच्चों। आखिरी बार दिखा था ये 1986 में। तो होप कि आप लोग को देखने को जरूर मिले, क्योंकि अभी तक में ये हो चुका है 14 + 25 39 ईयर्स, तो 37 ईयर्स। ठीक है, तो आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। और उस समय में भी अगर यूट्यूब रहता है और जेके ऑनलाइन क्लासेस रहता है, तब याद है होता है कि तुमने अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस पे हेलिस कॉमेट के बारे में पढ़ा था, जाना था, तो जरूर इसको प्रमोट करना। फर्दर मोर टू नो, दो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, लेकिन हम लोगों ने भी अपने टाइम में इसको बुक से पढ़ा था, दूसरी बुक से पढ़ा होगा, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोच लिया ही होगा। ये भी आप लोग की जानकारी के लिए ही है बच्चों। मोर टू नो में कुछ और जानकारी वाली बातें हैं। इन संस्कृत एंड अ फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेजेस अ कॉमेट इज आल्सो कॉल्ड धूमकेतु। ठीक है, संस्कृत में और भारतीय और भी दूसरी भाषाओं में कॉमेट को हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं। वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया आल्सो कॉल्ड इट पुच्छ्य तारू। बहुत सारे ऐसे कबीले हैं, आदिवासी वाले कबीले हैं, जो इसको पुच्छ्य तारू भी कहते हैं। और जेंडिया तारो लाइक अ फ्लैग। ठीक है, और फिर जेंडिया तारो भी कह सकते हैं। इन मेनी कल्चर्स कॉमेट्स हैव बीन फियर्ड एंड इट वाज अर्लियर बिलीव्ड दैट कॉमेट्स ब्रिंग बैड लक। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी कल्चर हैं जिसमें कॉमेट को एक बुरा नसीब का, बैड लक का समय माना जाता था। ठीक है, साइन माना, सिंबल माना जाता था। However, thanks to the scientists, we now know that these are just icy rocky visitors making a trip to the sun. तो अब वैज्ञानिकों की मदद से हम लोग को ये पता है कि ये बस बर्फ के बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। सो हेयर दूसरा बच्चा जो था दुर्जी, ठीक है, योंगडला लेट मी रिवाइज इट, मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा। यांगडोल एंड दोर्जे। सो दैट वाज द बॉय दोर्जे, जो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, लेट अस नो। Yeah, दोर्जे थिंग saying what is beyond the solar system. Okay, वही कि अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम के आगे भी क्या है। The sun, our star, is the largest and the heaviest object in the solar system. तो अभी जो सोलर सिस्टम जो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया, इसमें जो सन जो है ये सबसे बड़ा है। इवन दी सबसे बड़ा मतलब कि जो प्लैनेट्स है उसके उनसे भी बहुत बड़ा है ये बच्चों, इसको याद रखना, ठीक है। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन जो है वो पूरा अधिकतर एनर्जी देता है सोलर सिस्टम में। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू द सनलाइट दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सर्फेसेस। ओके, तो जो अधिकतर ऑब्जेक्ट है वो सनलाइट की वजह से चमकते हैं, जो कि सन से ही आता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसको हम लोग आकाशगंगा भी कहते हैं। इन द मूनलेस नाइट स्काई व्यूड फ्रॉम द डार्क लोकेशंस अवे फ्रॉम सिटी लाइट्स। ठीक है, तो शहर की रोशनी से दूर डार्क स्काईज में, जो कि डार्क लोकेशन में, पूरा अंधेरा वाला जगह पे, रात के अंधेरे वाले आसमान में, नाइट स्काई में, वन कैन सी एन एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट नियर द नॉर्थ एंड टू साउथ अक्रॉस द स्काई। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की ओर जाता हुआ एक लकीर दिखेगा, रोशनी का लकीर दिखेगा। दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। तो ये हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, तो इस गैलेक्सी को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। गैलेक्सी हैज मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो एक गैलेक्सी में लाखों से करोड़ों असंख्य तारे हो सकते हैं बच्चों। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का बस एक पार्ट है। ओके, तो अभी हम लोग जाना मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा सोलर सिस्टम हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी और सोलर सिस्टम में लाइफ भी हो, अभी इस तरीके का कुछ खोज हुआ नहीं है। तो आप लोग अगर उस तरीके का डिवाइस या फिर स्पेसक्राफ्ट बना पाओ तो जरूर बनाओ, एलन मस्क को भी टक्कर दो। और मैं तो ये चाहूंगा कि अपने भारत देश से कोई ऐसा बने, और मुझे भी ऐसा मिलता है मौका तो मैं भी जरूर बनना चाहूंगा। सो हियर यांगडोल एंड दोर्जे इज आस्किंग समथिंग, व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो अभी उन लोगों ने क्या सोचा कि सोलर सिस्टम के आगे क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। नाउ दे आर थिंकिंग व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी के आगे क्या है। दोर्जे क्या कह रहा है, इज देयर एनी लाइफ एल्स इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के भी आगे क्या कोई जीवन है। देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सीज। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। Scientists study them to understand the stars, galaxies and the universe.
वैज्ञानिक जो है इनको स्टडी करते हैं ताकि वो तारों को समझ सकें, गैलेक्सीज को समझ सकें और ब्रह्मांड को समझ सकें। गैलेक्सीज को हिंदी में भी कुछ टर्म है बच्चों, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो इसको भी ऐसी गैलेक्सी याद रखिए, नहीं तो गैलेक्सीज का हिंदी वाला टर्म हायर क्लासेस की वीडियोस में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वी डू नॉट नो येट इफ लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, तो अभी हमें सही में नहीं पता है कि धरती के अलावा भी यूनिवर्स के किसी हिस्से में जीवन है कि नहीं है। The search for life has been directed mostly towards exoplanets, the planets discovered revolving around the other stars। ठीक है, तो जो लाइफ की खोज की जा रही है तो वो अलग अलग प्लैनेट्स पे भी खोज की जा रही है जो कि सन पे भी चक्कर काट रहे हैं या फिर दूसरे तारों पे भी चक्कर काट रहे हैं in our galaxy. Till now, scientists have not found any evidence of life, but this search is on and continuing। तो अभी तक तो वैज्ञानिकों को ऐसी कुछ नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि दूसरे ग्रह पे भी कोई जीवन हो। ओके बच्चों, तो दिस वाज द अबाउट द बियॉन्ड अर्थ। ओके, तो बियॉन्ड अर्थ से अब आगे आ गया है कीवर्ड, समरी एंड फिर क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। किसी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी तरीके का कोई हेल्प चाहिए बच्चों स्टडी में, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, और या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इसमें वो था चैप्टर 12, दैट इज द बियॉन्ड अर्थ। ओके, इट इज द 12th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। और बच्चों अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से व्यू देखना है कि धरती कैसा दिखता है, धरती का पानी का हिस्सा कैसा दिखता है, रात के समय में आसमान कैसा दिखता है या धरती कैसे दिखती है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जेके ऑनलाइन क्लासेस पे। ऑल क्रेडिट गोस टू नासा। और वहाँ पे आईएसएस पे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मेरा कैमरा लगा हुआ नहीं है, तो फिलहाल एजुकेशनल पर्पज के लिए ताकि बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि आसमान से धरती कैसा दिखता है, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस पे उसका भी लुत्फ उठा सकते हो, उसको भी देख सकते हो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो जरूर इसे शेयर कर लेना। Further, keep subscribing, keep supporting, keep loving and keep learning. Thank you.